welcome everyone. Welcome back to SGS's publication. And today we are so happy to tell you that Dr. Rani Kumari ma'am with us. She has been published two to three books with us, and now she is with another book. So, ma'am, first of all, I want to ask, how are you? मैम बहुत अच्छी हूँ मैं। और आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका जो पब्लिकेशन है, मैं पहले भी बहुत सारी बुक पब्लिश करवा चुकी हूँ एज ए एंथोलॉजी एज ए एडिटर। लेकिन जो आपके साथ मेरा अनुभव है SGSS पब्लिकेशन का, बहुत ही ऑनेस्ट है। आप लोग जो बोलते हैं वो करते हैं और बहुत ही टाइम के साथ प्रतिबद्ध हैं। तो समय की जो प्रतिबद्धता होती है, जैसे आज इंटरव्यू मेरा ले रही है तो एट ए टाइम, मतलब 6 बजे डॉट 6 बजे आपने टाइम दिया। ये आपकी पब्लिकेशन की, आपकी खासकर दिव्या मैम, आपकी बहुत इसमें समर्पण दिखता है, डेडिकेशन दिखता है आप लोगों का कि किस तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज हमें ये कुछ हमने ऐसा नहीं है कि हमने पहले किया हुआ है। सो ये सारी चीजें नई है तो सीख रहे हैं और आगे भी ट्राई करेंगे कि अगर बड़े होंगे तो भी ऐसे ही रहे जैसे अभी है। तो थैंक यू, आपने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे बताया है। और आपकी जो नई किताब आई है, ऐतिहासिक अनुप्रयोग पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग, तो आपकी किताब में थोड़ा पर्यटन के बारे में, जो बहुत यूनिक टाइटल है। सच बताऊं, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो आपको कहाँ से ये थॉट आया कि आपको ये बुक लिखनी है, और इस बुक के बारे में थोड़ा और बताइए। हमारी जो बुक है, मैंने इस बुक को जो मेरे हाथ में है, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ इतनी सारी बुक पब्लिश करवाई है। इसमें ये वाली बुक मुझे इसलिए पसंद है कि इसकी प्रिंटिंग से लेकर इसका जो फॉर्मेटिंग है बहुत अच्छा है। मैं फुली सेटिस्फाइड आपकी मतलब आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, सबसे पहले। दूसरी बात, पुस्तक की जो प्रस्तुतिकरण होती है उससे लेखक के साथ साथ बच्चे भी जुड़ जाते हैं। तो ये पुस्तक का जो साज सज्जा है वो बहुत अच्छी है, आप लोगों के प्रयास से, और मैं भी उसमें प्रयास की थी तो या अच्छा मैम। लगा। दूसरी बात कि मैम, मैं शिक्षक के रूप में मैंने देखा कि पर्यटन जो मैं MA की विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, इसमें हम्म। पर्सनल बुक था। लेकिन इस समय में कोई एक साथ मटेरियल मिल जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, वैसा कहीं नहीं था। बस एक हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक बुक थी, तो मुझे बहुत रीच नहीं लगी वो। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई, मतलब मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया। तो मैं ट्रेवल भी बहुत करती थी। अभी फिलहाल 3-4 साल से बहुत कम ट्रेवल करती हूँ, पहले बहुत ट्रेवल करती थी। तो हर जगह से जाके मेरा जो अनुभव होता था, उस स्थल को देख के, मुझे ऐतिहासिक स्थल बहुत पसंद था, तो मैंने इस टॉपिक को चुना और इस पर अपनी ऐतिहासिक बुक लिखी। डेफिनेटली मैम। एमए की विद्यार्थी थी। मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो कवर पेज भी बनवाया है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले हाँ। जब आपने दिया था ना, तो मुझे लग रहा है मैम ने कितने सारे फोटोज दे दिए। क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसी चीज है ना कि हर चीज आपको अच्छी लगती है, फिर ये जी। सोचना कि यही चाहिए या यही चाहिए बहुत डिफिकल्ट है, बट आपने वो किया। सो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी उसके लिए। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ऐसे ऐसे फोटोज रख के ऐसा कॉलेज करके कवर बनाना है फॉर दिस बुक? मैम, जैसे आपने भी खूब हेल्प की हूँ, किया है इस मेरे कवर पेज में, थॉट ये तो मुझे आपका ही याद है। था। तो ये जो कवर पेज था, सबसे पहले मुझे सांची का स्तूप रखना था। और आप देखिए इसमें मेरा सांची का स्तूप दिख रहा है। तो सांची के स्तूप, रानी का बाग जो आपने डाला है, तो ये सारे जो पिक्चर्स थे, कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करते हैं। और इनको रखने से इसकी जो जिसका जो महत्व है, जो उसका तत्व है, वो हमें इसमें समाहित करना है। मतलब इस बुक का पर्याय क्या है, ये उभर कर आना चाहिए। तो इस बुक का जो कवर पेज है, इसको देखकर विद्यार्थी इस चीज से रूबरू होंगे कि हमें इन इन फिगर्स के माध्यम से उस ऐतिहासिक स्थल के इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो ये इस बुक की, इसलिए मैंने इसका कवर पेज ये रखा। बहुत सारे स्थल है जिनको मैं स्थान नहीं दे पाई, लेकिन मुझे लगा कि कुछ प्राकृतिक स्थल रख दूं,
कुछ किले रख दूं, कुछ ऐतिहासिक स्थलों को रख दूं, ताकि लोग जुड़े उस स्थल से, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। ट्रू। और सच में ये कवर से ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बुक नहीं है कि हमें पढ़ते ही वो बोर होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कवर से ही थोड़ी बुक की पहचान होती है। तो बहुत अच्छा कवर है, मुझे बिल्कुल। पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। या मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी ये आपकी तीसरी या इतनी बुक्स है, तो आपको कैसे टाइम मिल पाता है? इतनी बुक्स आप लिख रहे हैं और आगे भी आप लिखने वाले। पहला तो यही सवाल है कि आपके पास इतना टाइम आप कैसे निकाल पाते हो अपने बिजी शेड्यूल में से राइटिंग के लिए? मैम ये मेरी आपकी पब्लिकेशन से चौथी बुक है। जी वही, मेरी, मतलब इतनी सारी बुक्स, हाउ कैन समवन राइट? और मैं पता है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, आपके साथ जब से जुड़ी हूँ पब्लिकेशन से, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले मेरे से कंसल्ट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायोरिटी देती हूँ। जब मैं एंथोलॉजी भी निकालती हूँ, एज एडिटर भी निकालती हूँ, तो पता नहीं क्यों एसडीएसएस पब्लिकेशन से बहुत लगाव है। एक चीज ये भी है कि वो लगता है कि ये जो पब्लिकेशन है, ये मैं ठगी नहीं जाऊंगी। ये बोल रही थी कि जब से मैं इस पब्लिकेशन से जुड़ी, तो सबसे पहला तो ये मुझे ये लगता है कि कोई भी बुक लिखूंगी तो मेरा पब्लिश हो जाएगा सर। मतलब इजीली हो जाएगा, और ज्यादा मुझे प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं बस लिखूंगी और आपके पास भेजूंगी, भले ही 6 महीने लगे, पब्लिश हो जाएगा। थैंक यू। दूसरा चीज मैं, अ, इससे पहले चूंकि मैं रेलवे में थी, तो मैं अंदर से बहुत खुश इसलिए नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा पढ़ाई से बहुत ज्यादा लगाव है। लिखना पढ़ना, और उस टॉपिक से लेके एक जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उससे आप बंध बंध जाते हो। वो चीजें जो है आपको बांधे रखती है। तो ये जॉब जो मेरा प्रोफेसर का है, इसमें बच्चों को पढ़ाने के पहले भी पढ़ना पड़ता है, और उनकी क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो मैं पढ़ाई के साथ जुड़ती गई, पहले भी जुड़ी हुई थी। इस क्षेत्र में आने से 6वां साल मेरा चल रहा है। तो मैं, बहुत ही कम टाइम मिलता है वर्किंग आवर के बाद, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन टाइमों का, उन समयों का मैं यूज करूँ। बहुत इजी नहीं रहता है मेरे लिए, लेकिन मैं अपना 1 मिनट का टाइम भी खराब नहीं करना पसंद करती हूँ। बिल्कुल उसको यूज करती हूँ, चाहे काव्य के रूप में रहे, चाहे कहानी के रूप में रहे। मैं हमेशा दिमाग को यूज करना पसंद करती हूँ, और यही कारण है। और थोड़ी आलसी हूँ मैं, जब थोड़ा सोचती हूँ अच्छा बहुत पढ़ लिया तो थोड़ा फ्री हो जाना चाहिए, तो थोड़े गाने सुन लेती हूँ, थोड़े लोगों से चैट कर लेती हूँ। लेकिन मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं पढूं, और जितनी भी रेफरेंसेस है, जितनी भी मूल स्रोत की बुक है, उनको मैं खूब पढ़ती हूँ। प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज को भी मैं खूब पढ़ती हूँ, जिसके कारण से और भी उत्सुकता बढ़ता है। आप जितना कुछ जानते हैं ना, तो आपके ज्ञान जो है इतना से इतना होता है, तो फिर आप उसको और इतना जानने के लिए और पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं इस तरह से अपना पढ़ाई का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ। पर ये सबसे बड़ा तो ज्ञान ही होता है। बिल्कुल। हाँ, और मैम आप सच में हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो कि आप इतना करते हुए भी कई बार मुझे भी थकान होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी हम खुद ही थक जाते हैं अपने जो प्रोफेशनल्स काम होते हैं, टीचिंग या किसी का हाँ बिजनेस, किसी का जॉब। बट हम उसमें ही घूमते रह जाते हैं। संडे को हम ऐसा सोचते हैं कि आज तो संडे कुछ करना नहीं है। बट स्टिल बिल्कुल। यू आर सेइंग दैट मैं रीड करती हूँ, रिसर्च करती हूँ और फिर पब्लिश भी। तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको ब्लेसिंग मिली है भगवान की तरफ से, सो दैट यू नीड टू मैम कंटिन्यू। आप, आज कल जैसे रविदास जयंती था, तो कल मैंने आपको कांटेक्ट किया, इंटरव्यू दे सकते हैं क्या, लेकिन कल फिर मैं घर से निकल गई। आज मैं जब कॉलेज आई हूँ, मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ, तो 6 बजे का टाइम था, फिर भी मैं सोची कि नहीं, कॉलेज में ही इंटरव्यू दे देती हूँ। और ठीक है, और थकी हुई थी सुबह से मैं, लेकिन फिर भी 6 बजे के बाद मुझे मेरे फेस में स्माइल चाहिए था, मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू देना है, और पूरी मुझे थकान देना दूर है तो करनी स्माइल तो होना ही चाहिए। है। बिल्कुल। ट्रू मैम।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि आप ये जैसे टीचर्स प्रोफेसर्स ही हमारे सच में इंस्पिरेशन है। हम किसी और को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो बहुत इंस्पिरेशन होते हैं। तो इससे ही मैं एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी मम्मी मेरी प्रेरणा है हमेशा से। उनको देखा है मैंने, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने अकेले दम पे हम लोगों को पाला पोसा। मेरे पापा भी हैं, लेकिन मेरे पापा का भी योगदान है, लेकिन मेरी मम्मी मैं बिहार की बेसिकली हूँ, तो वहां पर वो सुविधाएं नहीं है, वो माहौल नहीं है। मैं मतलब बेटियों को, बच्चों को उस माहौल से निकाल कर के अच्छा वातावरण देना, लोगों की बातों का परवाह ना करते हुए, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए, अपनों की, अपने रिश्तेदारों की बातों का नजरअंदाज करते हुए किस तरह से आगे बढ़ते जाना है, वो मैं उनसे सीखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ से बड़ी प्रेरणा मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली। और कई बार हम अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब कई बार लड़ाई होती है या ऐसा हो कि हमें ऐसा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। बट एट द एंड तो जितना पेरेंट्स सोच सकते हैं उतना कोई और नहीं सोच सकता है, फिर वो हमारे कितने भी अपने बिल्कुल। हो। तो आप आपके हम्म। भी बच्चे होंगे, तो आप उनको क्या वो चीज सिखाना चाहेंगी कि मतलब ये तो इनको सीखना ही चाहिए। मतलब स्टडी वो सब तो अलग बात है, बट जो लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं एक दो, जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, तो वो उनको सीखना ही चाहिए। मेरे विद्यार्थियों को या मेरे बच्चों को, या आपका दोनों को, मेरे मतलब आप मेरी क्या अपने लाइफ के थ्रू उनको क्या बताना चाहेगी कि इतना आपको पता होना ही चाहिए कि लाइफ इज लाइक दैट दैट वे। मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मेरी दो बेटी है मेरी, बहुत बड़ी नहीं है, एक 5 साल की, एक 10 साल की है। जब मैं अपने काम पे आती हूँ, उनको छोड़ कर आती हूँ, कई बार मैं रोज उनसे मिल नहीं पाती हूँ, अपने कार्यस्थल पर रहती हूँ, वीकली मिल पाती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से लगता है कि जो मैं उनके लिए करना था मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरी बेटियां बहुत बहादुर हैं। मुझे लगता है कि भगवान भी उस जगह उन बेटियों को भेजते हैं जहां वो एडजस्ट कर सके। और ट्रू। माँ भी ऐसा दिल बना कर रखती है कि वो बच्चों से जुदा होकर भी रहने के लिए एक आदत डाल देती है कि ठीक है, दूर है लेकिन उनके लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज की पीढ़ी कभी भी अपने माँ बाप की मजबूरी का वो फायदा ना उठाए, और वो अगर अलग रह रहे हैं तो मजबूरी का मतलब समझे कि क्यों वो अलग रह रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझे। ऐसा नहीं है कि मैं अलग रह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करती, अपने विद्यार्थियों से जुड़ी हुई नहीं। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना सीखें, और उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया उसके लिए धन्यवाद करें, कभी कंप्लेन नहीं करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बहुत साधन संपन्न होते हैं वो अपने साधन संपन्न में ही डूबे रहते हैं, उनको हर चीज का महत्व नहीं पता होता। लेकिन जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिंदगी की कीमत क्या है, 1 रुपए की कीमत क्या है। अगर हम छोटा सा भी कुछ कंसोलेशन प्राइज भी मिलता है तो उसकी महत्व को हम समझते हैं। लेकिन अगर किसी को बचपन से ही बहुत सारी सुविधाएं देते आएंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, आपके प्यार के महत्व को नहीं समझेंगे। जब मैं वीकली एक बार अपनी बच्ची से मिलती हूँ तो वो उनको मेरे साथ इतनी ज्यादा जुड़ जाती है, लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं भी पूरा खुलकर उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा लगता है कि बच्चों को ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और उनसे अलग होकर रहना उनकी मजबूरी होती है कई बार। बहुत सही बताया है। और कई बार ऐसा होते हैं कि जो हमारे पास होते हैं ना, उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू जो दूर होते हैं। तो जब हम, आप हम्म। बताए कि आपकी बिटिया थोड़े दूर रहते हैं कभी कभी, बट वो दूरी से कई बार प्यार ज्यादा बढ़ता है। तो हमें ज्यादा हाँ वैल्यू होती है कि बिल्कुल। हम, मेरे पेरेंट्स मतलब हम्म। कितना फेस हमारे लिए ही कर रहे हैं ना। एट द एंड तो माँ बाप कुछ भी हम्म। अपने बच्चे के लिए ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपने जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, और आपने ये किताब लिखी है पर्यटन के बारे में, तो आपको ऐसा लगता है कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में पर्यटन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं?
लाइक पहले जो पर्यटन में होता था कि हमें जो भी करना है वहां जाके करना है, हमें नहीं पता होता कि वहां की प्रोसीजर क्या होती थी, कोई भी मंदिर या कहीं भी। बट अभी क्या हम ऑनलाइन से सब पता कर सकते हैं, हम वहां जाने से पहले बहुत सारे प्लान बना सकते हैं। और अभी पहले क्या होता था कि हमें कुछ नहीं पता, ऑन दी स्पॉट जो भी आए वो हमें करना पड़ता था। तो ऐसे ही पर्यटन में और क्या क्या चेंजेस आए ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल मैम, मेरा ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ही मैंने डाला है कि आखिर पर्यटन पे क्या ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। पहले जो पर्यटन स्थल होते थे, तो जब पर्यटक जाते थे उनको बहुत चीजें पता नहीं होती थी, लेकिन आज हम माउंट आबू जा रहे हैं, आज हम कहीं भी वाइल्ड सेंचुरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें ये समझ पहले ऑनलाइन देख के टिकट बुक करवाते हैं और हमें उसका टाइम भी पता रहता है कितने बजे से कितने बजे तक वो खुल ही रहेगी। लेकिन पहले ये सब सुविधा नहीं थी, तो हम पर्यटकों को बहुत ज्यादा इससे सुविधा हो गई है। तो अभी तो बहुत ही परिवर्तन आया है पिछले 10-15 सालों में। पहले सब कुछ ऑनलाइन नहीं था, अब सब कुछ सुविधाएं मिल गई है। आज हम घर बैठे देखिए पता लगा लेते हैं कि इस स्थल पर अभी जाना चाहिए कि नहीं। अगर हम कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कैसी सुविधाएं हैं, वहाँ कोई ऐसी परिवर्तन तो नहीं आए जो हमारे लिए हानिकारक हो। फिर चाहूँ मैं राजस्थान जाने की बात करूँ, या आप बिहार, कई जगह ऐसे स्थल है जो महत्वपूर्ण है और हम जाना चाहते हैं, तो पहले हम उसको नेट पर खंगाल लेते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं और वहाँ कौन सी सुविधाएं मिलेगी, कहाँ हमें कैब बुक करना है, कहाँ हमें होटल देखना है, ये सभी चीजें हमें मिलती है। तो बहुत परिवर्तन आया है और ये हमारे लिए सुविधाजनक है। मैंने अपने बुक में भी कहीं कहीं ये डाला है कि कितने स्थल कब तक खुले रहेंगे, ये सब भी मैंने अपने बुक में समाहित की है। और मैम ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन जो पहले एज कम्पेयर टू पहले कम हो गया है कि बढ़ गया है। बिकॉज पहले क्या है, हम जहाँ जाते थे वहां की जो भी थी हम वहीं रहते थे। बट अभी क्या है, अगर हम वहीं वहां है फिर भी हम सोशल मीडिया में ज्यादा रहते हैं। और आधे लोग तो हम आधे टाइम तो हम दिखावा ही करते हैं कि हम यहाँ गए वहां गए, ऐसा किया वो किया, या तो ब्लॉग वीडियो या फोटो। बट कैसा लगता है कि मतलब सच में बढ़ गया है कि कम हो गया है जो पहले के टाइप के पर्यटन में, अभी और पहले में? देखिए, जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, तब से दिखावा तो बहुत होने लगा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि हम लोग कुछ भी करते हैं उसका स्टेटस डालना, ये हमारी हैबिट में आ चुकी है, आदत में बन चुकी है कि हम तो पहले पहले की जो जनरेशन थी वो ये सब नहीं करती थी। वो मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं, जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं फोटो खींचने की क्या जरूरत है, आंख में बसा लो उसको। ट्रू। आंखों में कैद कर लो, आंखों में कैद कर लो, जरूरत नहीं है इसको फोटो खींचने की, या कुछ भी। मुझे भी आदत नहीं है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊं या इंस्टाग्राम वगैरह बहुत यूज नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम ही ये सबसे दूरी रहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे फोटो खींचने का शौक है, मैं खींच लेती हूँ एक याद के रूप में। डेफिनेटली या। और उसको हाँ, तो ये चीज रहती है, लेकिन मेरा परिवार, हस्बैंड को पसंद है ये सब कि उसको एंजॉय करो, जब आई हो एंजॉय करो, उसको महसूस करो। तो ये बढ़ा तो ये सब चीजें पर्यटन बढ़ा। अगर हम किसी सोशल मीडिया में देखें तो उसको देख कर जाने की इच्छा होती है। तो ये डेफिनेटली। चीजें मुझे मुझे लगता है कि बढ़ा है पर्यटन, लेकिन इनकम के साथ साथ आज सोर्स ऑफ इनकम मुझे लगता है कम होने लगा है। तो लोग पहले जो इतना अम, अम, हम डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज नहीं देख पाते थे कि कितने लोग, आजकल हर चीज का ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें हर चीज का बहुत ही एक एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है। पहले डाटा नहीं मिल पाता तो अभी लगता है पर्यटक लोग बहुत जा रहे हैं, पहले भी होता था, लेकिन उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ये ट्रू। चीज मुझे लगती है। डेफिनेटली। और अभी मुझे भी लग रहा है कि कई बार हमें है ना लोगों के वो सोशल मीडिया देख के मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी एक बार तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। वो फील आती है कि कितना ऐसा अलग अलग जगह है। और मैम आपकी लाइफ हम्म। में डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। तो आपके ऐसे क्या कुछ लेसन्स है जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप
इस चीज को यूज करके आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? व्हाट आर योर लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ? मैम जिंदगी अ, बहुत ही कीमती है, और ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नेचुरल सी बात है, मेरे जिंदगी में तो बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं। और मुझे लगा है कि अब तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर इसकी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पहले भी मैं लिखती थी, लेकिन मैं उसको डायरी में ही रखती थी। लेकिन अब मैं लगातार लिख रही, तो कहीं ना कहीं से मेरा भी मन दुखा होगा, मेरा भी अंदर से मैं टूटी होंगी। मुझे लगा होगा कि मैं किसके साथ शेयर करूं ये सारी बातें। तो मैंने 3 काव्य संग्रह लिखा, जिसमें मेरी कविताएं हैं। एक कविता मेरी नजर से एहसासों की दुनिया, जिंदगी के नगमे कुछ खट्टे कुछ मीठे, ये 3 किताबें मेरी एकल काव्य संग्रह है। इन तीनों एक काव्य संग्रह में मैंने जो भाव रखी है अपने कविताओं के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हर लेखक के मन को कहीं ना कहीं झकझोरता होगा। क्योंकि हम वही लिखते हैं जो हमारे मन में होता है, जो हम सोचते हैं। हमारे कोई भी लेखक, कोई भी कवि अगर बनावटी बनकर लिखना, तो जो तस्वीर जो देख के एकदम लगे कि ये हमसे जुड़ रहा है, वैसे ही आपको बनावटी दिखेगी। लेकिन मैंने जो भी लिखा है वो मेरे अनुभवी है। तो बहुत परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें मुझे लगा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी। और 3-4 साल पहले ही मैं बहुत परेशान थी, बहुत टूट चुकी थी, मुझे जीने का मन नहीं करता था। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि आप किसी भी परिस्थिति से उबर सकती हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ हुआ ऐसा, लेकिन हमें उस परिस्थिति से उबर जाना है। क्योंकि भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तो किसी लोगों के ताने से, लोगों की व्यवहार से, लोगों ने क्या मेरे साथ गलत किया उसके साथ हम अपना जीना छोड़ दें, तो ये मेरी हार होगी। मैंने इस परिस्थिति में 6 महीने डिप्रेशन में रही, और फिर मैं निकल गई उससे कि मैं लिखूंगी। और मैं लगातार उस समय से लिख रही हूँ। तो आपके जो सहकर्मी होते हैं, आपके जो टॉन्ट मारने वाले रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त जो बहुत आपके मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपके चापलूस भी कई होते हैं। तो इन सारी बातों से हमें सीखना होता है। और हमें ये मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है कि हम इंसानों को पहचानना आ जाता है। ये जब हम इंसान को पहचानने लग जाते हैं, तो हमें जिंदगी जीने आना लगता है। कई लोग बोलते हैं कि बच्चे बहुत कोरी स्लेट होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कठोर होते जाते हैं। अब मुझे लगता है कि वो क्यों कठोर होते हैं, क्योंकि दुनिया उनको कठोर बना देती है। कोई भी ऐसे नहीं होता है, कोई भी कठोर नहीं होता है, कोई भी बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति आती है, वो वैसा बनने को मजबूर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली मैम। और वही लोग, मतलब हम कितना भी अच्छा करेंगे एट द एंड तो दुनिया वही नजर से देखेगी जिस नजर का उन्होंने चश्मा पहना है। बट जी आपको जी। पता है कि मैंने भी लाइफ में बहुत बार, मैंने तो सुसाइड ही ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन। बट वो सबसे मैंने एक ही चीज सीखा है कि अगर हम अंदर से खुश है तो बाहर की दुनिया कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्हेन यू आर हैप्पी विद इन। और हमारे दिल में लोगों के लिए कुछ बुराई नहीं है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग हमारे आगे पीछे क्या बोले, क्योंकि लोगों का काम है, हम्म। कुछ तो लोग कहेंगे। बट लोगों का ऐसा भी काम है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जैसे आप अभी आपकी आंखों से पानी निकल रहे थे, सो दैट प्रूव्स कि है। आप में वो अच्छाई है, इसीलिए वो आप फील कर पा रहे हैं, बराबर। मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो आप हमारे बारे में, पब्लिकेशन के बारे में बोलने लगे। ये मतलब वो शो करता है कि आपकी अच्छाई आपके बारे में क्या है। तो फिर वो लोगों को, मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं, बट उसके अलावा तो दुनिया बहुत अच्छी है। एंड हम बहुत अच्छे हम्म। लोगों से मिलते हैं। तो ये 2-3 लोग तो माइनस हो जाते हैं क्योंकि भगवान ने हमें बहुत पावर दी है। और कई बार ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल। होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज भगवान ने हमारे लिए बेस्ट सिलेक्ट किया है। भले आज हमें ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट यही अगर हम 2-3 साल बाद देखेंगे ना, तो हम जो आगे बढ़े हैं वो यही प्रॉब्लम की वजह से बने हैं। तो आई वजह से थिंक बने। प्रॉब्लम्स बिल्कुल। ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैम मेरे जीवन का तो सीख है, अगर आपको किसी को आप
आपको दुख देख कर अगर कोई खुश होता है तो उसके सामने और खुश होना चाहिए। ट्रू। आपको अपनी आपका दुख कोई नहीं बांटेगा। आपको अपने अंदर अनुभव करिए, और जो आपको लग रहा है कि वो आपको देख के खुश होते हैं, उनके सामने और ज्यादा चौगुना खुश होके रहिए। और आपका जो स्माइलिंग फेस होता है ना, वो उनको चुभता है कि ये खुश क्यों है। और मुझे लगता है कि मैं 2022 से लेके अभी तक में जितना पढ़ी, जितना मैंने सीखा, जितना मैं सुनी, जितना लेक्चर मैंने दिया, जितना मैंने लेक्चर पढ़ी, जितना मैंने सोर्सेस पढ़ी, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं और कैसे आगे बढ़ूं। तो एक होता है ना जुनून आ जाना, वो मेरे पास हुआ है उसके बाद। डेफिनेटली तो मैम, आपने क्योंकि बोला, जी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी लिख रही हूँ। कई बुक्स ऐसी हैं जो लगता है कि अभी पब्लिश ना कराऊं। कई लोगों को, मेरी कविताओं को देख के कई लोग कमेंट करते हैं कहीं इनसे संबंधित तो नहीं है, लेकिन मैं ये सब नहीं सोचती। कोई भी लेखक पूरी अपनी कविताएं तो लिखता नहीं है, उसको मसाला डाल के लिखना होता है, ट्रू। कुछ ना कुछ कहानियां मसाला, तभी तो वो चलेगी। तो मैं तो अपने जो हमारे जो बेहतरीन राइटर है, मैं उनसे सीखती हूँ कि कैसे मैं उनकी तरह बनूं। और भले बनूं ना बनूं, लेकिन उस दिशा में मैंने प्रयास तो किया। डेफिनेटली। और हर मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कभी ना कभी। और भले हम्म, वो चीज में मेहनत ना मिले, बट वो डेफिनेटली घूम फिर के वो मेहनत तो रंग लाती ही है। और मैम आपने सही बोला हम्म, कि जो लोग आपकी वजह से आपको दुखी देखना चाहते हैं, बट सच बोलूं ना मैम कि कोई हमें ना दुखी तो देखना ही नहीं चाहता। हर को किसी को है ना स्माइलिंग फेस ही पसंद है। अगर आप रोएंगे ना तो लोग और रुलाएगी, तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, तो आपका कोई फ्रेंड्स नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और वो आपको भी ऐसे डाउन देखेंगे ना तो कोई सामने से नहीं आएगा कि प्लीज डोंट क्राई। वो रोने रुकने, इनफैक्ट सच बोलूं तो कहीं ना कहीं फैमिली भी कई बार नहीं आती है कि भाई खुश रहो, सब ऐसा हम्म, बोलते हैं खुश रहो खुश रहो। और इसीलिए मैंने रखा कि स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस। बिकॉज सबकी लाइफ में हम्म, वही प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोई किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। और दुखी देखता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही है कि इसीलिए हमें खुश रहना चाहिए अपने खुद के लिए। बिकॉज हमारे अंदर भगवान है, और वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, और अपनी खुशियां हम दूसरों को बांटे, जो हमारी तरह हम्म, दुखी है उनको। बिल्कुल मैम। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोग हैं जीवन में ऐसे, जिनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं दुख है तो, दुखी है तो खुशी मिलती है उनको, तो उनके सामने तो बनावटी खुश होके दिखाओ। नुकसान इसका है, डेफिनेटली होते हैं ऐसे लोग। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, क्योंकि हम जो है ना, हमारे हमारे साथ भगवान है, और बाकी कोई सब चलता रहेगा। क्योंकि एट द एंड तो बिल्कुल हम सबको बिल्कुल। भगवान के पास ही जाना है ना, जो भी अच्छा बुरा या वो सब हिसाब करेंगे। मुझे तो ये लगता है कभी कभी हम लोग इस धरती पे बहुत कम टाइम के लिए आए हैं। बहुत मैक्सिमम कम। 60 70 75 साल, और 75 साल में हमको बहुत काम करना है, तो हमें क्यों वेस्ट करना अपने टाइम को इन चीजों में। और अपना व्यवहार ऐसा रखना है ताकि लोग हमें याद करें अच्छी बातों में। हम सभी जी। के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा अपना प्रस्तुति करना चाहिए कि जो हम लोगों को पसंद आए। और जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो आप। किसी के लिए क्या मन में पालना है, पता नहीं क्या पैसा, क्या पद, क्या अहम, ये लोगों के अंदर क्यों है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। महाभारत में युधिष्ठिर से यह प्रश्न था कि सबसे बड़ा चीज क्या है, तो बोला गया था कि मृत्यु ही है। लेकिन फिर भी लोग ये सच्चाई जानते हुए भी क्यों ऐसा करते हैं। ये उनका एक प्रश्न था जो उनको जवाब दिया था कि आखिर मृत्यु तो सभी को आती है, फिर भी इतना लगाव, इतना हाय तौबा क्यों मचा के रखता है। ये चीजों उस लेसन को हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को रखना चाहिए। हम सबको एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर इसके बारे में क्यों सोचे। हम लोग हर किसी से बढ़िया से बातें करें, अच्छे से रहे, किसी के लिए मन में क्लेश ना रखे, और सबके लिए अच्छा सोचे। डेफिनेटली, और यही हमारा लाइफ का एंड गोल है जो भगवान ने हमें दिया था, बट अभी हम अलग अलग रास्ते में चलते हैं। इट्स ओके। बट हम्म। मैम आप अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल है कि
भगवान ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है अपार्ट फ्रॉम राइटिंग और प्रोफेशनल और फैमिली, ऐसा क्या आप मानते हैं कि आप उस चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड है? हम्म, मैम, सबसे पहले तो मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बहुत अनमोल है। और मैं उनको देखती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और मेरी माँ के बारे में मैंने बताया। और जो भी परिस्थितियां हो, मैं उस परिस्थिति से निकल जाती हूँ। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और मुझे और स्ट्रांग बनाए भगवान, इतना शक्तिशाली बनाया कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से, और जुझारू बनाए और जिज्ञासु बनाए। सच बोलो तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जो हर कोई नहीं हो सकता। आप पहले तो राइटिंग, रीडिंग और रिसर्च, ये तीनों चीज हर कोई नहीं कर सकता है। कोई कितना भी पढ़ा, इवन आई नो सम टीचर, वो रिसर्च भी नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं। तो आप में वो बेस्ट क्वालिटी है और वो भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी है कि आप इतना सब कर पाते हैं। और राइटिंग इज ऑल्सो ब्लेसिंग, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। आपका कंटेंट मैंने पढ़ा है। और देखिए ये रिसर्च का तो हम कहीं से भी ट्राई करके वो कर सकते हैं, बट जो पोएट्री, जो कविताएं होती है वो हम हर जगह से वो नहीं कर सकते, तो वो आपके दिल हम्म, से निकलती है। तो वो आपकी हम्म। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और आपको उसको कंटिन्यू हमेशा करना चाहिए। मैं जब स्टोरी लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, तो कई लोगों का रहता है कि आप अव्यवस्था पर बहुत लिखती है। आपकी कहानी पर्सनल होते होते फिर सरकारी तंत्र पर आ जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी कहानियों के माध्यम से मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें हम्म। कहाँ सुधार करने की जरूरत है। मैं इस धरती पर बहुत ही अदना सा प्राणी हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ भी योगदान अपनी लेखनी के माध्यम से उस तंत्र को सुधारने में कर सकूं, तो इसमें क्या चला जाएगा किसी का। आज मैं कुंभ पर लिखी हूँ, उस पर भी टीका टिप्पणी आता है। कई चीजों पर मैंने लिखा है, प्रेम पर लिखती हूँ, कुंभ पर लिखा, मैंने हिंदू होने का क्या मायने है इस पे लिखा। तो ये मेरे खुद के विचार है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने पास रखे ना भाई। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाऊंगी कभी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपने हिंदू पर क्यों लिखा, आप मेरे जज्बात को पढ़िए। उसका अर्थ क्या है उसको पढ़िए, पहले आरोप लगाने से पहले। ये चीजें मुझे लगती है कि सबका अलग अलग है। तो अपने अपने विचार को किसी दूसरे पर मत थोपो भाई। सबको बराबर। स्वतंत्र रूप से लिखने दो ना। तो मुझे लगता है कि हम दुष्यंत को देखते हैं, हम दिनकर को देखते हैं, हम अमृता प्रीतम को देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखते हैं। अगर वो भी बंद कर लिखते तो क्या कभी अच्छे राइटर बन पाते? हमारे लिए वो प्रेरक प्रेरक है। ले, हम कैसे लिखेंगे जब हमारा लेखनी स्वतंत्र होगा? जब हम स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो ये हमारे बेचारे आपको पसंद नहीं आए मत पढ़ो। बराबर, सही है। हमें अपनी लाइफ हमारे तरह से, हम कोई हमें नहीं बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल है। अगर वो नुकसान होगा तो भी हमारा होगा, फायदा होगा तो भी हमारा होगा, किसी का क्या जाता है। इतने साल में लाइफ में अपने वर्ष बिता रही हूँ, तो कुछ सीख कर कुछ समझ कर ही बिता रही हूँ। तो डेफिनेटली। अगर किसी को अच्छा बोलना होगा तो बोलेंगे, लेकिन अगर आपको आपकी लेखनी पर ही सवाल उठाए, आपकी सोच को ही बदलने लगे, तो ये गलत है ना। जैसे मैं आपकी सोच को नहीं बदल रही, आपको हक नहीं है किसी के भी सोच को बदलने। ट्रू, हाँ। ये मेरी अपनी सोच है। मैं अपनी ये सोच अचानक से नहीं आई है। वो किसी परिस्थिति को देख कर, मैंने जो इतने साल में देखा, इतने साल में अनुभव किया, उसी को लिखा मैंने। आप अच्छे वातावरण में रहे, आप बहुत अच्छा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तब आपको इतना हो पाए। तो जीवन है, जीवन के दो पहलू है। एक गरीब तबका, एक अमीर तबका है। एक सुख सुविधा संपन्न वर्ग है, एक सुविधाहीन वर्ग है। तो वो वही लिखेगा जो महसूस करेगा। आप एक भूखे प्राणी से भूख की परिभाषा जान सकते हो, जिनका पेट हमेशा भरा हो। अंबानी की फैमिली को कभी भूख की एहसास होगा क्या? नहीं होगा। एक एक भिखारी को भूख का एहसास होगा। एक भिखारी अपने दर्द को लिखेगा। वह एक कहानी था कि रूस की जरीना बोलती है कि इन लोगों के पास रोटी खाने का तो ब्रेड क्यों नहीं खाते हैं? तो इससे उसकी मानसिक दिवालियापन दिखता है कि उसको ब्रेड का मतलब भी नहीं पता कि ब्रेड भी गेहूं से ही बनता है। तो ये जो अमीर है, जो सुख सुविधा संपन्न वर्ग है, वो उन लोगों को नहीं समझ पाएंगे जो अधिकार भी है, जिनके पास कोई सुख सुविधा है ही नहीं। वो कैसे समझेंगे उनके दर्द? तो मैं जो सोचती हूँ, तो वो मेरी सोच है। वो मेरे उन वर्ग के लिए है जो उस चीजों से
अलग हैं, वंचित हैं। कोई बात नहीं मैम, क्योंकि देखिए मेरे भी कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे इमोशनल होके प्रोफेशनल होने को बोलते हैं बिकॉज मैं ये पब्लिकेशन इंडस्ट्री में हूँ। देखिए लोग सब बोलेंगे, लेकिन आपको क्या लेना है सबको स्माइल करके वो जवाब देने का। फिर हमें जो करना है हम वही करेंगे, क्योंकि हम्म। हमारे आसपास की है ही दुनिया ऐसी, क्यों उन लोगों को हम उनका क्यों सचे, हम अपने बारे में सोचे हमने क्या किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैम आई वांट टू से आप बहुत अच्छा लिखते हैं, किसी से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे बेकार तो मैं हम्म। लिखती हूँ। तो मुझे तो कितना, मतलब कोई वो नहीं, सामने से नहीं बोलता है, फिर लोगों को जो करना है करे। बट आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे राइटर हो, और आप जो पोजीशन पे हो एज एन ऑथर, वो बहुत बड़ी पोजीशन है, वो हर हम्म। किसी को नहीं मिलती है। सो कुछ लोग जलते भी होंगे और किसी को अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, बट यू आर द बेस्ट एंड दैट यू नो दैट वेरी वेल। And ma'am, I want to ask, how was your experience with SGSH publication? आपने 3-4 कर ली है पब्लिश, और आगे भी आप प्लान कर रहे हैं, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वैसे तो आपने बता दिया, बट अगर हमें कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है कहीं तो प्लीज बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं तो आपके पब्लिकेशन से जब से जुड़ी हूँ तो दिनों दिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पहले ही बताया, मैंने मैसेज भी किया था आपको पर्सनली। और मैं अभी दो बुक और लिख रही हूँ, उसका भी मैं आप ही से पब्लिश करवाऊंगी। और बस ये मैं कुछ, मुझे कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि सुधार करने की जरूरत है। आपका सब बहुत अच्छा है। मैंने पहले इंटरव्यू में एक लाइन दो लाइन बोला था, वो बहुत अच्छा आप लोगों ने कर लिया। अब मुझे कोई उसकी उसको सुधारा जाता है जो बिगड़ा हुआ हो। तो आप लोग तो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। अभी भी बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। कुछ कुछ कमियां हैं और जिसको हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे कर पाए, बट आई मस्ट से कि आप जैसे ऑथर्स अगर होते। कुछ कमी भी है, हाँ, अगर कुछ कमी भी है तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगी। डेफिनेटली प्लीज मुझे बताइएगा। हम्म, और हम्म, वही मतलब लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल इमोशन से मत यहाँ काम करिए क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि कस्टमर्स आर गॉड, वो भगवान के, भले उनसे लड़ाई हो जाती है कभी कभी, गुस्से में बात कर ले, वो सब ठीक है, क्योंकि हम काम करते हैं तो काम में तो अच्छा बुरा लड़ाई सब होती है। बट व्हाट द मैं जब मेन थिंग आपका इज हार्ट। हाँ, आप मैं दिल जब से आपका जुड़े हुए स्टेटस होते। देखती हूँ, मैं जब आपका स्टेटस देखती हूँ, मुझे कुछ नया नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता है कि वो सारी परिस्थितियों से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मुझे इसलिए नहीं लगता नया कि प्रोफेशनल होना चाहिए। व्यक्ति को जब जैसा होना है वो खुद ब खुद हो जाता है, बनना नहीं। मैं बस ये कि ये बुक किसके लिए उपयोगी होगा, तो मैं ये एक लाइन जोड़ूंगी बस। हाँ, ये बुक हर जिनको ट्रैवल करना है, बिकॉज ट्रैवलिंग है ना, हर कोई मैम नहीं कर पाते। वो हर किसी के लिए एक सपना होता है कि मुझे ट्रैवल करना है, फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। और कई बार हमें ना ट्रैवलिंग जो ज्यादातर है ना दूसरे शहर के बारे में ज्यादा रहता है, बट आपने अपनों अपने इंडिया के बारे में नहीं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो जिनको ट्रैवल करना है, जो वो सपना देख रहे हैं कि उनको ट्रैवल करना है, उन सबको पढ़नी चाहिए। वैसे तो डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज हर किसी को लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं जाना रहता है। तो उसके बारे में जानने के लिए बुक बहुत यूजफुल होगी। और मैं हमारी ऑडियंस से बोलूंगी कि आप प्लीज खरीदिए। अगर ये नहीं तो ये मैम की हर बुक में एक अलग ट्विस्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आई मस्ट से मैं भी डेफिनेटली पढ़ूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, बट इट इज रियली वंडरफुल टॉपिक। पर्यटन वाला बहुत अच्छा है मैम। आई जस्ट वांट टू से कि आप बहुत अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक लेकर आइए। जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि बस एक लाइन आप एक सेक्शन के लिए किसके लिए उपयोगी होगी, ये तो मैं एक लाइन जोड़ूंगी कि ये एमपी विद्यार्थियों के लिए, पीएचडी के स्टूडेंट के लिए, और अन्य जो इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी होगी, ये मैं बोलूंगी। मतलब डेफिनेटली ये किनके सब। लिए रहेगा तो ये पढ़ सकते हैं। Definitely. And ma'am, spread goodness, thank you very much for taking time out for this interview. And आपने इतनी अच्छी बातें बताई है कि I got really inspired from you, कि जब भी मुझे थकान होगी तो मैं आपको याद करूंगी डेफिनेटली।
थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड एसजीएसएस के बारे में जो भी बोलने के लिए, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे मैम। बात करके। थैंक यू। थैंक यू मैम।